पहले सर मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन, एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। बैठने का सही तरीका क्या है? क्या रीजन है कि यू रियली वांट के लोगों की सोच में बदलाव लाने? जब हम लोगों को पता लगा कि नल के पानी गंदे हुए तो हमारे पास दो ऑप्शन थे। हम या तो फाइट कर सकते थे या हम फ्लाइट कर सकते थे। एंड इंटरेस्टिंगली सिस्टम लाइक कि आप फ्लाइट चुने। आपको 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं एजुकेशन सिस्टम में, Before you enter the room, you should knock first. तो आपके हिसाब से हमारे एजुकेशन सिस्टम के मेन फ्लॉज क्या हैं? स्कूल में लगातार आपको अच्छा बच्चा, हाथ में बना हुआ स्टार, मिला हुआ गुड, ये सारी की सारी चीजें उन चीजों पे मिलती हैं जहां आप कंफॉर्मिस्ट हो। क्या बात, परफेक्ट। और जहां आप कंफॉर्मिस्ट नहीं होते तुरंत आप पाएंगे आपको गंदा बच्चा मान लिया जाता है, कभी कभी तो आपको फेल कर दिया जाता है। आसान भाषा में भर जाइए। करियर चॉइस में क्यों क्लियर नहीं होता, जिस वजह से मेजॉरिटी लोग बाद में अपने करियर में खुश नहीं होते? हम ऐसे ऑफिस में काम करते जहां हमारी एक भी स्पेशल बात कोई नहीं देखता। हमारे यहाँ कुछ कैनोनाइज तरीके से 3 या 4 सपने दिए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 140 करोड़ लोगों का देश और 4 सपने। वो लोग लगातार कर कुछ रहे हैं, सपना किसी और चीज का ले रहे हैं। आपको अगली जनरेशन की कौन सी चीज सबसे ज्यादा चिंता देती है? वो तय नहीं कर रहे हैं कि वो क्या कंज्यूम करेंगे क्या नहीं। एल्गोरिथम्स उनके लिए तय कर दे रही हैं कि उन्हें क्या कंज्यूम करना चाहिए क्या नहीं करना वो डिस्ट्रैक्शन नहीं, दुनिया है हमारी। कैसे इंश्योर करें कि वो एजेंसी टू डिसाइड हमारे पास रहे, जबकि हम सब चीजों को छोड़ नहीं सकते? यूजुअली आई टॉक अबाउट 3 C's। इस पॉडकास्ट में हम बैठे हैं उनके साथ जो हजारों लोगों को इंटरव्यू कर चुके हैं और अब वो 1 मिनट में सामने वाले को पढ़ लेते हैं। You were trained as an engineer, you were in a technical organization. उनकी कॉन्फिडेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, स्मार्ट स्पीकिंग, इन सब्जेक्ट्स पे सालों से कमांड है, एक्सपर्टीज है। उनके फीडबैक से लोग आईएएस जैसा एग्जाम क्लियर कर जाते हैं। हमारे आज के गेस्ट हैं मासी जीवी यानी कि विजेंद्र चौहान जी। हमने उनसे समझा कि कैसे कोई स्मार्ट एंड क्रिटिकल थिंकर बन सकता है, अपने कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन को कैसे हम इंप्रेसिव बना सकते हैं। उन्होंने वो 3 C's बताए जिससे कोई भी शार्प डिसीजन मेकर बन सकता है। हमने जाना कि एक व्यक्ति जो करता है वो क्यों करता है, मतलब कि करियर चॉइस कैसे बनती है, रिलेशनशिप का डिसीजन कैसे लिया जाता है और कैसे कई सिस्टम्स हमारे फेवर में नहीं हमारे अगेंस्ट काम करते हैं। एक चीज मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, जितना डीप ये पॉडकास्ट किया और जितना हमने रूट्स को पकड़ा, इस पॉडकास्ट के बाद आप एक स्मार्ट स्पीकर, क्रिटिकल थिंकर और पावरफुल डिसीजन मेकर जरूर बनोगे। आपके हिसाब से व्हाट क्रिएट्स रियल कॉन्फिडेंस? क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है, जब मैं इंस्टाग्राम पे पूछता हूं अपनी ऑडियंस को कि चैलेंजेस क्या है लाइफ के, तो 2 चीजें आती हैं सबसे ज्यादा। एक आती है ओवर थिंकिंग, दूसरा आता है कॉन्फिडेंस। ये बहुत कॉमन वर्ड्स आते हैं। ट्रू। देखिए, आत्मविश्वास एक ऐसा शब्द है जो जिसके साथ बहुत खेला गया है, बहुत ज्यादा खेला गया है। इसको यूज किया गया है, इसको अब्यूज किया गया है और इस वजह से हमारे यहाँ बहुत पहले अज्ञे ने एक कविता लिखी जिसमें वो प्रतीकों की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि उपमान अब मैले हो गए हैं। मतलब वो कुछ कविता ऐसे शुरू होती है, इसमें कहते हैं कि मैं तुम ललाते सांझ के नभ की तारिका नहीं कहता, तो नहीं कि मेरा मन उथला या कि गहरा है। ये उपमान अब मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ। फॉर द ऑडियंस हु कुड अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ ए हिंदी, यहाँ कहा यह जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें एकदम चांद नहीं कहता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं छिछला व्यक्ति हूँ, उथला व्यक्ति हूँ। सच्चाई ये है कि इस शब्द की का जो मीनिंग था वो इतना घिस गया है कि अब वो कुछ पिछले 1000 साल से हर प्रेमी अपनी प्रेमिका को चांद जैसी सुंदर कह रहा है। तो इसके कारण अब चांद कहने से सुंदरता का जो भाव आना चाहिए वो आता नहीं। द सेम हैज हैपेंड विद द वर्ड्स लाइक कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस। It's been so used, so overused that it no more provoke any real emotion. क्योंकि बहुत आसान तरीका हो गया है कि जो तेज तरीके से बोल रहा है, लाउडली बोल रहा है, मान लिया गया कि वो आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति है। जबकि सच्चाई ये है कि तेज वह व्यक्ति बोलता है जो डरा हुआ होता है, जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, जिसको भय होता है कि उसकी बात में वजन नहीं है, इसलिए जब वह आसानी कम आवाज के साथ बात कहेगा तो वो सुनी जाएगी। इसलिए उसको उसके अंदर एम्पलीट्यूड और लाउडनेस बढ़ानी पड़ती है, बजाय उसके अंदर
कंटेंट बढ़ाने की। आई मीन दिस इज वन एग्जांपल, जिसका मतलब है कि द एक्सटर्नल बाहरी पक्ष जो हैं आत्मविश्वास को व्यक्त करने वाले, जो कि बहुत सारी तरीकों से दिखाई देते हैं, मुझे लगता है कि उन पर थोड़ा कम भरोसा करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार वो ट्यूटर्ड होते हैं। हम लोग तो जब मॉक इंटरव्यूज लेते हैं तो सबसे बड़ी चिंता ये होती है ना कि कैंडिडेट साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोचिंग सेंटर्स ने उसको बताया है ऐसे बैठना है, ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, और वो उसी को रिप्ले कर रहा है। तो इसको आत्मविश्वास का, जैसे फॉर एग्जांपल हम नॉर्मली ये कहते हैं कि आपकी हैंड मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हैंड मूवमेंट ये दिखाती है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस का। लेकिन कोई व्यक्ति जो ऐसे बैठा हुआ है, अब चूंकि उसने 10 मॉक इंटरव्यूज दिए हैं और 8 में उसे बताया गया कि हाथ को ऐसे रखना है, उसने हाथ ऐसे रखा हुआ है, इस चक्कर में उसका चेहरा और स्टिफ हो रखा है। आप समझ पा रहे हैं? इसका मतलब हाथ का न चलना कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस होने का परिचायक नहीं रह गया, बिकॉज इट इज ट्यूटर्ड। और नेचुरल होता तो शायद होता। सो इन माई ओपिनियन आत्मविश्वास का मतलब सिर्फ इतना है, मेरे हिसाब से आत्मविश्वास का कसौटी ये है कि वह व्यक्ति जिसमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस दिखाई दे, समझे, और जिसमें अपने आप पर पुनर्विचार की क्षमता दिखाई दे, मेरे हिसाब से वह व्यक्ति कॉन्फिडेंट है। आपने एक सवाल पूछा, और ऐसा बहुत बार होता है, कैंडिडेट ने कहा कि सर मुझे इसका ये वाला हिस्सा तो पता है, the other thing I don't know, I should have been knowing, लेकिन नहीं पता। I believe this is a person who is confident rather than a person who is bluffing। नहीं पता और उसके बावजूद एकदम बड़ करके इधर की बता रहा है, उधर की बता रहा है, जो पूछा जा रहा है वो नहीं बता रहा है। Same applies to the life also। आपके पास जिंदगी के तमाम चीजों के समाधान नहीं होंगे। ऐसा व्यक्ति जो कहता है मेरे पास आपके लिए तमाम सॉल्यूशंस हैं, या मेरे पास अपनी जिंदगी के तमाम सॉल्यूशंस हैं, this is not a sign of a confident person. This is a sign of a person who is bluffing. This is a sign of a person who is not confident. This is a sign of a person who is very, very cunning or trying to be cunning. In fact, वो चलता नहीं है, पता लग जाता है सामने। So मेरे हिसाब से अपने आप पर पुनर्विचार की क्षमता, अपने व्यक्तित्व का खुद मूल्यांकन करने की क्षमता, गलतियों को स्वीकार करने की क्षमता, और अन्य व्यक्ति जैसा महसूस करने की संवेदना की क्षमता, ये वो चीजें हैं जो एक अच्छे आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति की पहचान है। मैं इस तरीके से देखता हूँ। आपका कंटेंट जब भी मैं कंज्यूम करता हूँ, एक चीज नजर आती है, और वो नजर आता है कि आपके अंदर का वो इंटेंशन है, अंदर का डिजायर है, आप लोगों की थिंकिंग को, चेंज वर्ड नहीं बोलूंगा, शायद इवॉल्व करना चाहते हैं, आप लोगों की थिंकिंग पे काम करना चाहते हैं। क्या ट्रिगर है उसके पीछे? क्या रीजन है कि यू रियली वांट के लोगों की सोच में बदलाव लाना है? There's several actually, लेकिन जो सबसे प्राइमरी चीज है वो ये है कि पता नहीं आप उसे उतना रिलेट कर पाएंगे या नहीं। आप एक रिलेटिवली, हालांकि आपने भी क्राइसिस सहे जिंदगी में, लेकिन आप रिलेटिवली स्टेबल फैमिली बैकग्राउंड और स्थितियों से आते हैं। मैं दिल्ली की बस्ती भजनपुरा में पैदा हुआ, और वह बस्ती लंबे समय तक अवैध बस्ती, या शब्दों में जैसे भी आप कहना चाहें, तो इन जगहों पर पैदा होकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आई रियलाइज कि पब्लिक फंडेड एजुकेशन, यानी कि मेरे मोहल्ले का म्यूनिसिपल स्कूल, बाद में सराय रोहिल्ला का सरकारी स्कूल, एंड देन दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, इन इंस्टीट्यूशन से गुजरने की वजह से मैं उस सोच समझ तक और उस मुकाम तक पहुंचा, जिस मुकाम के बाद हिमेश या दूसरे लोग ये मानते हैं कि नहीं, ये एक नोटेबल मुकाम है। उसकी वजह, इसका मतलब ये पब्लिक फंडेड एजुकेशन थी, और मैं लगातार इसे सोचता रहा हूँ कि इन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ना, जो कि अदरवाइज मैं नहीं अफोर्ड कर सकता था, एक तरह से मुझ पर कर्जा है, और जब आप इस कर्जे को महसूस करते हैं तो आप इसे पे बैक करने की कोशिश करते हैं। और मैं जब भी यूथ को देखता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनकी रास्तों को देखता हूँ, या उनको भटकाए जाने की कोशिशों को देखता हूँ, तो मुझे लगातार ये चिंता होती है, और इसलिए मुझे लगता है कि मेरा पे बैक करने का तरीका यही होगा कि उनकी सोच में अगर थोड़ा सा बदलाव लाया जा सकता है। हालांकि एग्जैक्टली वही नहीं है हिमेश जैसे कि आप करते हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन मुझे समहाउ ये लगता है कि ये मामला केवल इंडिविजुअल नहीं है। व्यक्ति के सपने, व्यक्ति की चाह, व्यक्ति का आगे जाना, ऑल दिस इज इम्पोर्टेंट। हम किसी को ऐसा नहीं करें कि व्यक्ति को ऊंचे सपने नहीं लेने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड, मेरे तो बाकायदा पेपर्स हैं इस पर जो ये बताते हैं कि हम लोगों के सपने, हम लोगों की एस्पिरेशन केवल इंडिविजुअल नहीं होती,
इट इज फ्रेम्ड बाय अ सर्टेन इकोसिस्टम। और पता नहीं कि लोग उस इकोसिस्टम की बात कम करते हैं, जो इकोसिस्टम आप में एक पर्टिकुलर तरीके के सपने बोता है या दूसरे तरीके के सपनों को दबा देता है। एज अ टीचर, एज अ पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी टीचर, आई बिलीव दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं लोगों को इस इकोसिस्टम को लेकर भी अवेयर करूं। लेकिन ये मतलब अगर एक कोई इंडिविजुअल है, वो अपने गोल्स सोच रहा है, उसके माइंड में नहीं आते, आपने एक सिचुएशंस देखी, सर्कमस्टांसेस देखे जो आपका ट्रिगर बने, अगर किसी के जहन में नहीं आ रहे लेकिन वो अपनी जिंदगी के लिए अपने लिए अच्छा काम कर रहा है, तो क्या उसको डेवलप करना चाहिए? क्या उसको जो उसका इंट्रिंसिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, उसको डेवलप करना चाहिए कि नहीं मुझे सोशली भी सोचना है? हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। मेरा मानना ये है, और विल टॉक अबाउट इट मे बी इन द कोर्स ऑफ नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये कहना कि उनके दिमाग में नहीं आते हैं, नेचुरली नहीं आते हैं, सोशल कंसर्न्स या कलेक्टिव तरीके से सोचना या सोशल डिटर्मिनेशन ऑफ देयर ड्रीम्स, ऑफ देयर एस्पिरेशन एंड ऑल, ये मुझे लगता है कि पूरा सच नहीं है। देयर आर फोर्सेस, देयर आर वेज बाय विच दैट कलेक्टिव पार्ट इज समहाउ उसे दबा दिया जाता है। जैसे कि जैसे बहुत सारी चीजें आएंगी। मसलन मैं एक बेसिक सी चीज की बात, चलिए वहीं से शुरू करें। आप जब भी किसी सिचुएशन को काउंटर करते हैं, नई बात नहीं है, बहुत लोगों ने हजारों बार कही है कि आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, यू आइदर फाइट और यू फ्लाइट। ठीक है ना? आप या तो उससे टकराते हैं या आप उससे बचने का रास्ता खोज लेते हैं। कुछ इस तरीके से समझिए कि एक इंसिडेंट से शायद समझ में आएगा। मेरी बिटिया विदेश में पढ़ती है, पिछले दिनों हम उसके साथ थे, और किसी भी स्वार्थी माँ बाप की तरह मेरी इच्छा थी कि वो वापस इंडिया आए सब बच्चों के साथ। तो मैंने उससे कहा नाम लेकर कि तुम इंडिया क्यों नहीं आ जाती, आ जाओ, हम लोग तो सब कुछ ठीक कर ही रहे हैं, देख लेंगे। उसने टैप खोला, उसमें गिलास का पानी भरा, उससे सिप लेते हुए कहा कि जिस दिन आपके शहर और देश में मैं टैप खोलकर पीने का पानी भरकर पी सकूंगी, आप बता देना कि जिस दिन आपके यहाँ हो जाएगा मैं आ जाऊंगी। आई स्टार्टेड इवैल्यूएटिंग दिस थिंग कि ऐसा कब होगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऐसा कभी नहीं होगा। आप फरीदाबाद में, गुड़गांव में, दिल्ली में कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आने वाली है कि आप अपने टैप को खोलेंगे। देन आई आस्क्ड माई सेल्फ ऐसा क्यों नहीं होगा? ऐसा क्यों है कि मेलबर्न में ऐसा हो जाएगा, नीदरलैंड में ऐसा हो जाएगा और दिल्ली में ऐसा नहीं होगा? रीजन इज कि हम लोगों ने इसका जो तरीका निकाला वो ये कि हमारे पास आरओ होंगे। आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। जब हम लोगों को पता लगा कि नल के पानी गंदे हुए, तो हमारे पास दो ऑप्शन थे। हम या तो फाइट कर सकते थे या हम फ्लाइट कर सकते थे। अगर हम फाइट करते, हम अपनी सरकारों को मजबूर करते, हम अपने इकोसिस्टम को मजबूर करते कि सबके टैप में साफ पानी आएगा। आप समझ पा रहे? हमने एक आसान तरीका चुना। आसान तरीका क्या था कि हम अफोर्ड कर सकते थे, इसलिए हमने एक फोन किया और 4 घंटे के अंदर हमारे घर में एक आरओ लग गया। अब पूरे शहर को गंदा पानी मिल रहा है, ये मेरी समस्या नहीं रह गई। आई चोज फ्लाइट रादर देन फाइट। इट हैपेंड इन पब्लिक एजुकेशन। हम लोगों को पता लगा कि स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, हम प्राइवेट स्कूल में चले गए। इट हैपेंड विद हेल्थ। हम लोगों को पता लगा कि सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज नहीं मिल रहा है, हम लोगों ने कहा कि हम जो इंश्योरेंस ले लेते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं। इट हैपेंड विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ कि हम लोगों ने फ्लाइट को चुना रादर देन फाइट। एंड इंटरेस्टिंगली सिस्टम लाइक कि आप फ्लाइट चुने, व्यवस्था चाहती है कि आप फ्लाइट चुने, क्योंकि जब जो लोग बदलाव ला सकते हैं, जब वो एग्जिट कर जाते हैं, जब वो एस्केप कर जाते हैं, तो जो बच जाते हैं उनके पास तो वॉइस ही नहीं होती। वो मजबूर कभी नहीं कर पाएंगे कि दिल्ली के नल से पीने का पानी निकल सके। आप समझ रहे हैं? ये एक के बाद एक शहरों में, आप पूरे देश में एक शहर का नाम नहीं बता सकते जहां पर आप नल खोलेंगे और उससे पानी पिएंगे, जबकि कानूनन ये जरूरी है कि जो पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है वह पानी पीने लायक हो। पीने का पानी केवल एक एग्जाम्पल है। हम हर जगह फ्लाइट चुनते हैं। मैं कभी कभी उन सनकी लोगों की तरह से हूं जो मैं आग्रह करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खुद भी कर पाता हूं, लेकिन मैं आग्रह करता हूं विद्यार्थियों से, तमाम चीजों से, कि फाइट करके तो देखिए। ये जो फाइट और फ्लाइट सिचुएशन है, तो क्या ये बचपन से डाल दी जाती है?
A lot of it has to do with the socialization that includes the classroom. ये शुरू कहाँ से होता है? निश्चित तौर पे शुरू परिवार से होता है, लेकिन परिवार बहुत जल्दी ही पाता है इस काम में एक बड़ा सहयोगी, और वह सहयोगी है शिक्षा। परिवार में भी आप पाएंगे कि छोटे बच्चे को बताया जाता है कि क्वेश्चन नहीं करना है, वो बड़े हैं उनसे सवाल नहीं पूछना है, वो पिताजी हैं या वो पति है उससे सवाल नहीं पूछना है, और इस तरह से सबऑर्डिनेशन आप इनकलकेट करते हैं। लेकिन बच्चा बहुत जल्दी स्कूल जाने लगता है, और स्कूल में लगातार आपको अच्छा बच्चा, हाथ में बना हुआ स्टार, मिला हुआ गुड, ये सारी की सारी चीजें उन चीजों पे मिलती हैं जहां आप कन्फॉर्मिस्ट होते हैं। और जहां आप कन्फॉर्मिस्ट नहीं होते, जहां आप सवाल पूछते हैं, जहां आप डिसएग्री करते हैं, तुरंत आप पाएंगे कि आपको गंदा बच्चा मान लिया जाता है, आपके ग्रेड्स गिर जाते हैं, आपको पनिशमेंट्स मिलनी शुरू हो जाती हैं, कभी कभी तो आपको फेल कर दिया जाता है। एंड यस, सो एजुकेशन इज co-conspirator in this entire game. राइट। और कौन से आपको ऐसे बिलीफ लगते हैं जो डाले जाते हैं थ्रू पेरेंट्स या थ्रू एजुकेशन सिस्टम, जो पेरेंट्स का फॉल्ट मैं नहीं कहूंगा, उनको वो भी कॉन्शियस पेरेंटिंग अब आ रहा है कॉन्सेप्ट, पहले नहीं पता था, वो भी अपनी लाइफ में बिजी थे। आप सोच के देखिए ना, ये मनुष्य भी तो अंततः एक जीव ही है ना, और कोई भी जीव, कोई भी प्राणी जो है वो अंततः दो ही चीजों के लिए सरवाइव करता है। एक चीज होती है प्रजनन, टू प्रोक्रिएट, और दूसरी चीज होती है सर्वाइवल। और पेरेंट्स को ये बात सबकॉन्शियस लेवल पे अच्छे से पता है कि सिस्टम में सरवाइव करने का बेटर तरीका है गर्दन झुका कर चलो, चुपचाप चलो, इग्नोर कर चलो, कंप्लाई कर चलो, कंफॉर्मिस्ट होकर चलो। ये तो क्रिटिकल थिंकिंग है, जिसका कीड़ा जब आपको एक बार दिमाग में काटने लगता है तो आप सवाल पूछना शुरू करते हैं। और अगर आपको ऐसे टीचर्स, आपको ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं मिले हैं जो आपको कंफॉर्मिस्ट बनाते, मतलब जो आपको ये सवाल पूछना सिखाते हो, तो चांसेस ये है कि आप पूरी जिंदगी निकाल देंगे और आपको नहीं पता लगेगा कि गड़बड़ कहाँ होगी। You'll realize everything is fine। इसी व्यक्ति को क्यों परेशानी हो रही है, जब तक आपने वो क्रिटिकल थिंकिंग का कीड़ा नहीं आया। गलगोटियाज ऐसे नहीं हवा से आते ना, दे आर द कंफॉर्मिस्ट इंस्टीट्यूशंस। वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो लगातार कहते हैं कि कोई सवाल नहीं उठाना है, कोई सवाल नहीं उठाना है, एवरीथिंग इज फेयर इन सो कॉल्ड लव एंड वॉर, एंड एवरीथिंग इज वॉर। That's not the case. Right. मास लेवल पे अंडरस्टैंड आपने जैसे बताया, एक बहुत अपहिल बैटल अगर हम पूरे देश के लेवल पे ये सोचें। लेकिन अगर कोई यहाँ पे सुन रहा है पॉडकास्ट और वो चाहता है कि उसको ये बात हिट करती है कि यार मुझे कन्फर्मिस्ट बन के तो नहीं जीना, क्या तरीका है उसको अपनी इस चीज को अनलर्न करने का जो उसको सालों से सिखाई गई है, जो उसको कन्फर्मिस्ट बना दिया गया और कहीं ना कहीं डेथ बेड पे उसको रिग्रेट हो गया, यार मैंने कभी सोच के ही नहीं देखा अपने दायरे से बाहर। What can be some steps जो वो अभी ले सके? See, there's some steps. One of them is कि start asking why and about yourself. जैसे मैं एक बेसिक, वो जो शायद आप रिलेट कर पाएंगे और आई एम श्योर कि ऑडियंस भी रिलेट कर पाएंगे, वो ये है कि मसलन मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं कहते हुए कि मैं IAS बनना चाहता हूँ, ठीक है ना, मैं एक सरकारी नौकरी में जाना चाहता हूँ, एंड इट्स अ वैलिड काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज आस्क Why? क्यों बनना चाहते हैं? And you'll realize most aspirants do not have a valid answer to it. उनका मैं ये नहीं कह रहा कि वो उत्तर नहीं देते, उत्तर देते हैं, पर उनके उत्तर यूजुअली क्या होते हैं? एक सबसे खतरनाक और मैं तो कहूँगा फूहड़ उत्तर होता है, मैं बचपन से IAS बनना चाहता था। जस्ट थिंक, हिमेश सोच कर देखिए कि कोई बच्चा है 10 साल का, 12 साल का, मेरे बच्चे तो अब बड़े हो गए, लेकिन जस्ट इमेजिन कोई छोटा बच्चा 8 साल का, 10 साल का, उसके मन में ये सपना कैसे आ सकता है कि वो एक अफसर बनेगा, यानी कि एक बड़ी सी टेबल के पीछे बैठा होगा जिसमें वो सफेद तौलिया रखा होगा। इफ यू हैव सीन अ सीनियर ऑफिसर, यू अंडरस्टैंड। और वो बैठकर सुबह से शाम तक फाइलें साइन कर रहा होगा। ये बच्चे का सपना कैसे हो सकता है? उसमें कोई एक्शन ही नहीं है। बच्चे के सपने हो सकते हैं कि वो स्पोर्ट्समैन बनेगा, बच्चे का सपना हो सकता है पतंग उड़ाएगा, इवन बस का ड्राइवर बनेगा, ये समझ में आता है बच्चे का सपना, ठीक है ना। इवन पुलिस इंस्पेक्टर, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि उसमें एक्शन दिखाई देता है। लेकिन उसका सपना ये कैसे हो सकता है कि वो अफसर बनेगा? इसका मतलब वो उसका सपना है नहीं। somebody else, I'm not saying person, हो सकता है सिस्टम, लेकिन मोस्टली पर्सन implanted this dream in this person, right? यही होता है। वो भौकाल की वजह से होता है, पिताजी नहीं बन पाए इसलिए हो सकता है, पिताजी के किसी दोस्त का बेटा बन गया और इनका नहीं बना इसलिए हो सकता है, रिश्तेदारी में रौब आ जाएगा इसलिए हो सकता है, या फिर
यहाँ पर फिर से वो सिस्टमिक चीज आती है। देश में अधिकांश लोग अच्छा एक अफसर क्यों बनना चाहते हैं, इसकी वजह आपको बड़ी हैरान करें। ये बिल्कुल वही जो आरओ वाली बात है। हमारे देश में स्थिति यह है कि आम व्यक्ति का अपमान, इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन कोई भी कभी भी कर सकता है। हैव यू रियलाइज दिस? अगर आप कभी टियर 2 टियर 3 सिटी में गए हैं तो आप जानते हैं कि चलते हुए कोई भी आपकी बेइज्जती कर सकता है। पुलिस का कांस्टेबल, गांव का पटवारी, कोई दबंग, कोई मोटरसाइकिल पे चल रहा है, पैदल चल रहे हैं, सिर्फ इतने से आपको ह्यूमिलिएट किया जा सकता है। इन दिस कंट्री ज्यादातर लोग लगातार ह्यूमिलिएट होने के डर में जी रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं। एंड एनीबॉडी गेटिंग इनटू गवर्नमेंट सर्विस, इफ पॉसिबल एसडीएम, डीएम, एसपी, इंस्पेक्टर, एंश्योर कि न केवल वो बच्चा जिसके पास वर्दी आ गई, जिसके पास पद आ गया, उसकी बेइज्जती साधारणतः कोई नहीं कर पाएगा, बल्कि उस पके परिवार की कोई बेइज्जती नहीं कर पाएगा। आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? एक सोसाइटी में जिसमें कि डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, बराबरी सबको वैसे ही मिलनी चाहिए थी जैसे विदेश में नल खोलने से पानी मिलता है और वो पानी पीने लायक होता है। दैट वाज राइट ऑफ एनी सिटीजन इन दिस कंट्री। लेकिन वी रॉब्ड देम ऑफ दिस डिग्निटी। अब the only way to achieve this dignity for the family, for the entire rishtedari and to entire gali mohalla is you get into IAS, you get into good service. You're not getting there for your individual career actually. आप केवल अपने आप को और अपने परिवार को इस बेइज्जती जो कि कभी भी आपकी कोई भी कर सकता है, उससे बचने के लिए इस नौकरी में जा रहे होते हैं। और इस हाइप को फिर इतना ग्लोरीफाई किया जाता है कि वाह, अब हमारे पास एक व्यक्ति है जिसकी बेइज्जती नहीं होगी। क्यों नहीं हर सिटीजन के साथ ऐसा हो कि उसकी बेइज्जती नहीं होगी? फिर वो अपने एक्चुअल रियल सपने को, वो इंडिविजुअल सपने हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई कलेक्टिव सपनों की बात कर रहा हूं। आपसे तो दरअसल आपके इंडिविजुअल सपने छीन लिए गए, क्योंकि आपको लगातार आपको, आपके पिताजी को, चाचा जी को या आपकी परिवार की महिलाओं को बेइज्जत किया जाता था, या आपको डर था कि बेइज्जत किया जा सकता है, और आप चाहते थे कि आपके पास ऐसी कोई अथॉरिटी हो जिसके पास किसी की हिम्मत ना हो कि वो आपकी बेइज्जती कर सके। एंड दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हाइप behind all these government jobs and the power of authority or becoming a creator or becoming something notable. क्या इसका रीजन ये भी है कि जो चीज ज्यादा होती है उसकी वैल्यू नहीं होती? पॉपुलेशन हम इतने हैं कि जब हमारी पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं थी तब भी अनफॉर्चुनेटली यही प्रॉब्लम थी। सो पॉपुलेशन इज अ इजी पंचिंग बैग, एक बहुत आसान पंचिंग बैग है कि देखिए क्या करोगे, 140 करोड़ है, इतने सारे लोग हैं तो क्यों इज्जत होगी। सच्चाई इसकी बात यह है कि दरअसल आपको लगता है कि बहुत इनोसेंट प्रक्रिया है जिसमें कुछ लोगों की इज्जत नहीं होती। हमारे देश की व्यवस्था इस आधार पर चलती रही है क्योंकि यहाँ पर इज्जत एक कंट्रोल्ड या राशनड कमोडिटी थी। कैसे? हमारा देश लगातार स्ट्रेटिफिकेशन के बेसिस पे चला है। हमारे डिवीजन की बात कर रहे हैं। डिवीजन हमारे यहाँ लगातार वर्गीकरण किया गया है। कुछ लोग ऊंचे, कुछ लोग नीचे माने गए, और ये व्यवस्था देश के चले रहने के लिए जरूरी थी। मैं सिर्फ इसको किसी व्यक्ति के ईगो के सेंस में नहीं देख रहा हूँ। हमारे यहाँ ये ब्राह्मण होगा, इस ब्राह्मण में भी ये सरयुपायनी ब्राह्मण होगा, ये गौड़ होगा, ये होगा, और इस तरीके से ऊपर से नीचे तक आपको केवल अपनी औकात देखनी है, सोशल औकात, उसके बेसिस पर अपनी पोजीशन देखनी है। और फिर आपको ये हक दे दिया गया कि आपसे नीचे जो लोग हैं उनका आप अपमान कर सकेंगे, और आपसे ऊपर जो लोग हैं वो आपका अपमान कर सकेंगे, और आप लगातार इस ट्रेड ऑफ में रहे। और ये व्यवस्था लगातार, मैं हमेशा एक कहानी से इसको समझाता हूं कि समझिए कि एक समय में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब पीक पर था, उस समय लंदन जो है वह बहुत तेजी से विकसित हो रहा था, ठीक वैसे जैसे कि दिल्ली आजकल विकसित हो रहा है। और टेम्स रिवर वैसे ही पॉल्यूट हो रही थी जैसे कि आज यमुना पॉल्यूट हो रही। कारण ये था कि वहां पर भी जो लोगों के घर से मैला निकलता था, गंदगी निकलती थी, जो आप समझ सकते हैं, क्योंकि तब वहाँ सीवरेज सिस्टम तब नहीं था। मैं बिल्कुल इनिशियल फेजेस की बात कर रहा हूँ। वहां पर भी लोगों के घर में एक व्यक्ति आता था रात को, टॉयलेट्स इस तरीके से बने हुए थे कि वो बाहर से ही आता था, और वहां से आपकी गंदगी जो थी उसे उठाता था, मैनुअल स्कैवेंजिंग होती थी, और उसे मैला ढोने के, और उसके बाद अंततः इट एंडेड अप इन द टेम्स। जो काम की बात है उसे समझिएगा कि ये काम
लोगों के घर में जाना और उनकी गंदगी को उठाना लंदन का सबसे महंगी मजदूरी का काम था. You can understand why. Because obviously it was a dirty work, nobody wanted to do it. And that's why उस समय कहा जाता है कि एक दिन का 1 पाउंड तक वो लेते थे. It was so prohibitively costly कि पूरे के पूरे लंदन ने अपनी सरकार पर, अपनी लोकल गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया कि we cannot afford it. इसलिए find a scientific solution to it. And hence the sewerage system of London, जिसका कि जो टेम्स रिवर्स में ना जाके गिरे, ये डिवाइस किया गया वहां. हमारे देश में भी सेम प्रॉब्लम थी, लेकिन हमारे देश ने क्या सॉल्यूशन निकाला? हमारे देश ने एक जाति बना के रखी हुई है. उसका काम है कि वो ये करेगा ही करेगा, चाहे वो चाहे ना चाहे, और फेयर मजदूरी नहीं मांगेगा उसके लिए. लंदन में इस बार सेम काम हो रहा था. लंदन में उसके लिए फेयर मजदूरी मिल रही थी, इसलिए उन्होंने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऐसा किया कि ये काम किसी को ना करना पड़े. हमारे देश को ये जरूरत ही नहीं थी. हमारे देश ने एक पूरी की पूरी जाति बना रखी थी, जिसे वो चाहे या ना चाहे उसे ये काम करना ही पड़ेगा. आप समझ पा रहे हैं? इसीलिए सारे इनोवेशन आपको यूरोप और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में दिखा कि ये कपड़े धोने के साथ होगा, ये चमड़े का काम करने के साथ होगा. वे सारे काम जिन्हें हम गंदा काम कहते थे, इसलिए हमने कुछ पूरी जातियां बना के रखा था कि तुम ही ये काम करो और तुम्हें ये करना ही पड़ेगा. आपको काम भी करना पड़ेगा और इज्जत भी नहीं मिलेगी और मजदूरी भी नहीं मिलेगी. दैट वाज आवर सिस्टम. सो दिस आइडिया that rather than fighting the system, finding innovations and solving it, we actually stratified the society. और इसमें हमने तय कर लिया कि इज्जत सबको पैदा होते ही मनुष्य होने के नाते नहीं मिलेगी. हम तय करेंगे कि किसे मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी. और इसलिए हर व्यक्ति लगातार अपमान के भय में जिएगा कि कोई व्यक्ति जो उससे ऊपर है इस स्ट्रेटिफिकेशन में, जस्ट जाति की बात नहीं हो रही, तमाम चीजों की, इस स्ट्रेटिफिकेशन में जो इससे ऊपर है वो आपकी बेइज्जती कर सकता है. और आपको भी आनंद मिलेगा अपने से नीचे इस स्ट्रेटिफिकेशन में लोगों की बेइज्जती करने, उनको गरिमा ना देने, उनको डिग्निटी ना देने को लेकर. एंड दिस इज हाउ द सिस्टम हैज इवॉल्व्ड. अनलेस वी वर्क अगेंस्ट दिस सिस्टम, तो महिलाओं को भी बेइज्जती होती रहेगी, गरीबों की भी बेइज्जती होती रहेगी, आम आदमी की भी बेइज्जती रहेगी. इनफैक्ट आप सड़क पर निकल जाएं और कोई आपको पहचान अगर नहीं रहा, पहचान लिया तो ठीक है, आपको मिली जाएगी इज्जत. लेकिन अगर आपको पहचान नहीं लिया तो आप भी लगातार इस बहस से गुजर रहे होंगे कि कहीं यार कोई बेइज्जती ना करते. And this is how the system is working. Right. I mean, my analysis of the system is working. There can be several other ways of doing it. इस रिफ्लेक्शन से कभी नहीं सोचा कि जो आपने थेम्स की एग्जांपल दी और उसका यहाँ का जो वर्जन है, मतलब एक रूट कॉज के हम इनोवेशन में पीछे क्यों हैं? That's why, because we actually divided labor in such a way कि कुछ लोगों को ये काम दिया गया और करना ही करना है. फॉर एग्जाम्पल सोच के देखें ना, मैं तो क्लासरूम में इस बात को बताता हूँ. इस देश की महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाई लंबे अरसे तक. उसकी एक साधारण सी वजह यह कि हम मर्दों को गरम गोल बिना खमीर की रोटी खानी थी. आप समझ पा रहे हैं? हमारे देश के बहुत बड़े, नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जिसमें, जिस परिवार में ये वर्च्यू माना जाएगा कि परिवार के मर्दों को गर्म फूली हुए फुलके मिले कि नहीं मिले. नहीं मिले तो कहा जाता क्या फायदा कमाने का. पूरी दुनिया में खमीर की रोटी खाई जाती है. खमीर की रोटी मतलब रेज्ड ब्रेड, जिसका मतलब है कि वो ब्रेड आप 1 हफ्ते तक खा सकते हैं. आप बाजार से लाके खाते हैं. लेकिन आपके यहाँ हमेशा रसोई में एक स्त्री होनी जरूरी होगी जो आपके तीनों टाइम के खाने में आपको गर्म गोल फुलके आपके सामने रखे और आपके सामने ना आए. आपको बासी रोटी अगर मिल जाए, जैसे हम बासी कहते हैं, दुनिया में कोई उसे बासी नहीं कहता, तो कहते हैं कितनी बेचारी की जिंदगी होगी. कैन यू रियलाइज, आज तो सही आपके पास हाउस हेल्प आ गई, दूसरे तरीके आ गए, लेकिन कैन यू रियलाइज कि इसकी कॉस्ट ह्यूमैनिटी की आधी यानी महिलाओं ने कितने लंबे अरसे तक चुकाई है. और क्या उनको बदले में मिला कि हाँ, ये अपने पति को या बेटे को गरम गरम रोटी देती है. उसकी कीमत है कि उसको लगातार रसोई में पूरे दिन रहना पड़ेगा. एंड दैट्स बीन द केस. आवर सोशल सिस्टम्स, आवर सोशल स्ट्रक्चर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द काइंड ऑफ एस्पिरेशंस वी हैव, फॉर द काइंड ऑफ लाइफ वी लिव, फॉर द काइंड ऑफ डिग्निटी वी गेट. ये एक बड़ी चीज मैं ऑब्जर्व करता हूं, मैं आपका उस पे थॉट चाहूंगा कि करियर चॉइस में क्यों क्लियर नहीं होता, जिस वजह से मेजॉरिटी लोग बाद में अपने करियर में खुश नहीं होते. थैंक यू फॉर आस्किंग इट. देयर आर सेवरल रीजंस, लेकिन एक जो सबसे बड़ा वजह इस समय देश में है इसकी, वो ये है कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी ऑफ ड्रीम्स, सपनों की जो विविधता है उसका भयानक अभाव है. हमारे यहाँ कुछ कैनोनाइज तरीके से 3 या 4 सपने दिए जाते हैं. बच्चा पैदा होता है, जब वो 8वीं 9वीं तक भी पहुंचता, हालांकि उससे पहले ही 5वीं 6वीं से हो जाता है कि जेई और नीट की तैयारी शुरू हो जाएगी, लेकिन 8वीं 9वीं तक आते आते वो जेई नीट के पूरे
चंगुल में होता है। इसका मतलब या तो इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ। जब इंजीनियर और डॉक्टर बन जाओगे तो उसके बाद आप सिविल सर्विसेज में चले जाओ, आईएएस बन जाओ या विदेश चले जाओ वगैरह। देयर आर हैंडफुल ऑफ ड्रीम्स जिसे सारा देश फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। और ये केवल करियर नहीं है, जैसे मैंने कहा कि केवल करियर चॉइस की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। सच्चाई ये है कि इसको मैं जैसा मैंने कहा कि सोशल रेपुटेशन का सवाल, सामाजिक रुतबे का सवाल, जिसमें अपमान से बचने का सवाल और ऑब्वियसली करियर का सवाल, ये सारी चीजें जुड़ती हैं और लगता है कि ये सॉर्टेड है कि अगर आपने इस कैनन को पकड़ लिया तो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 140 करोड़ लोगों का देश और 4 सपने। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होगी। इससे 2 गड़बड़ हो रही है। पहली बात तो इन सपनों में ओवर क्राउडिंग हो गई। अब आप वहां इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आप डॉक्टर बनना चाहते थे, आप इसलिए जा रहे थे कि 4 ही तो विकल्प थे। आपका करियर चुनना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं हो सकता। इट हैज टू बी अ डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन। आपका सपना होना चाहिए जिसके उत्तर से कोई पूछे कि आपका सपना क्या है तो उसके उत्तर में आपको 150 शब्द का पैराग्राफ लिखना चाहिए, बजाय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डॉक्टर बनूंगा को टिक करने की। That is not happening. That is not happening. So we as a society have failed to nurture the diversity of dreams. Why? फिर से अगेन जाइए उस स्ट्रेटिफिकेशन में। हम लोगों ने कितने खूबसूरत करियर्स को सोसाइटी में पहले ही डाउनग्रेड कर दिया, लुक डाउन कर दिया। जैसे कि चमड़े का काम करना, जैसे मतलब आई एम जस्ट गिविंग, प्लम्बिंग करना, जैसे कि और हाथ से काम करने वाला कोई भी काम करना। गांधी जी इस बात के लिए बहुत लंबे अरसे तक कहते रहे कि हाथ के हुनर जो है वो आपकी एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए, उसमें शर्मिंदगी नहीं आनी चाहिए। लेकिन हमने उन सारे कामों को लुक डाउन किया, इसलिए कोई सपना नहीं लेता कि मैं प्लम्बर बनूंगा, कोई सपना नहीं लेता कि मैं हाथ का काम करने वाला कोई, मतलब एक अच्छा चमड़े का काम करने वाले व्यक्ति कितना खूबसूरत जूता बनाएगा। अगर आप इंग्लैंड में जाएंगे तो आपको शू मेकर जो है वो एक न केवल रिस्पेक्टेबल काम मिलेगा, एक डिग्निटी के साथ करियर मिलेगा। ठीक है ना? और ये बहुत सारे देशों में होगा, आपके देश में संभव नहीं। किसी की चाह भी हो। मुझे याद है बचपन में मुझे जूते का काम देख के वो जो सिलने का काम है वो मुझे आजकल रील्स की भाषा में जैसे सेटिस्फाइंग कहते हैं वो लगता था। धागा निकलता था, जाता था, तो मुझे कहीं से मिल गया सुआ सा, तो मैं ऐसे खाली खाली करता था। एंड आई यूज्ड टू बी रेप्रिमेंडेड फॉर इट कि क्या काम कर रहा है, शर्म नहीं आ रही? तू इतना मेधावी, इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, क्या करने की कोशिश कर रहा है? यू रियलाइज दिस? हमने बहुत सारे सपनों को, जो अच्छे सपने हो सकते थे, डिग्निफाइड सपने हो सकते थे, उनको हमने लुक डाउन कर दिया। ऐसे में जो सपने बच गए वो ओवरक्राउडेड हो गए और उनमें ऐसे लोग आ गए जिनका ईमानदारी से वो सपना नहीं है। यू एंडेड अप हैविंग बैड इंजीनियर्स। मैं इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, आप भी जाते हैं इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में, जब हम जाते हैं कभी खड़े होकर किसी से पूछ लीजिए कितने लोग मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते थे। दे आर इन मैकेनिकल ब्रांच, ऑलमोस्ट नन ऑफ देम वांटेड टू बिकम मैकेनिकल इंजीनियर। कितनी अजीब बात है ना? आप आईआईटी में, आप एनआईटी में, लेकिन जिस इंजीनियरिंग ब्रांच में आप हैं उसके प्रति आप में कोई लगाव नहीं है। आपने ऐसा डाइवर्सिटी ऑफ ड्रीम्स को किल किया है कि सबको केवल इंजीनियर ही नहीं बनना चाहते, वो आईआईटी का इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसमें भी हो सके तो सीएस का इंजीनियर बनना चाहते हैं। सीएस के इंजीनियर इस देश में आईआईटी में रहने वाले कितने बन सकते हैं? आप कितनी आईआईटी खोल लीजिए, उसके बावजूद सीएस ब्रांच में लिमिटेड लोग ही रहेंगे ना। इसका मतलब क्या है? दिस स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ड्रीम्स फर्दर, इसने आपके सपनों को, आप इस देश के सपनों को दरअसल इतना कैननाइज कर दिया, इतना लिमिटेड कर दिया कि इस देश में अधिकांश लोग आप उस काम से खुश नहीं हैं जो काम वो कर रहे हैं। एक पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा अगर ऐसे काम में लगा है जिसमें वो आनंद नहीं लेता, आप और मैं क्रिएटर हैं। आज अगर हमें इस काम में आनंद आना बंद हो जाए, क्या हम इस काम के साथ न्याय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो लोग लगातार कर कुछ रहे हैं, सपना किसी और चीज का ले रहे हैं। इट्स लाइक मेंटल इनफिडेलिटी। You are in relationship with somebody else and you're married to somebody else. This is so unfair to both of them. हम सोशल लेवल पे बात कर रहे हैं, बट शायद एक बहुत बड़ा चेंज पेरेंटल लेवल पे आना चाहिए कि पेरेंट्स शायद अपनी अधूरी इच्छाएं ही बच्चों पे थोप रहे हैं या अपनी एस्पिरेशंस को उन पे, जैसे आपने कहा एक 7 साल 8 साल का बच्चा क्यों एक एस्पिरेशन बना रहा है जिसकी उसको नॉलेज भी नहीं है। बट पहला रोल शायद पेरेंट्स का नहीं है कि बच्चों के साथ बैठ के उस करियर गाइडेंस को डिस्कस किया जाए, उनको एक्सप्लोर कराया जाए कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं। पेरेंट इस पूरे मशीन में एक बहुत अहम पुर्जा है। हालांकि ये तय है कि ये तय मशीन से ही हो रहा है, लेकिन उसका एक अहम पुर्जा जो है वो पेरेंट है। मेरे 2 पेपर्स एस्पिरेशन गैप पर हैं। एस्पिरेशन गैप, जिसका मतलब ये होता है कि हमारे समाज में ये एस्पिरेशंस जिन्हें हम कहते हैं वो निर्मित कैसे होती है।
क्या ये रातों रात अचानक आप सोए थे और आपके दिमाग में एक सपना आ गया, ऐसा होता है? या फिर एक पूरा का पूरा सोशल स्ट्रक्चर, सोशल सिस्टम है जो तय करता है कि आप किस तरह के सपने ले सकते हैं और किस तरह के सपने ही ले सकते हैं, ठीक है? और तमाम रिसर्च, दुनिया भर की रिसर्च ये बताती है कि आपके सपने आपके सोशल स्ट्रक्चर का प्रोडक्ट है। जिस सोशल सिस्टम में आप हैं उससे तय होता है कि आपके क्या, सोचें एक लंबे अरसे तक गुजराती कभी सपना नहीं लेते थे कि उन्हें सरकारी नौकरी में जाना है। गुजरात का अहम सपना नहीं था, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर वो था जो इस सपने को इज्जत के साथ नहीं देखता था। चाकरी कर रहा है ना, सरकार की सही, लेकिन चाकरी कर रहा है ना, अपना काम तो, अपना धंधा तो नहीं कर रहा ना। तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब हर सपना सोशल स्ट्रक्चर से तय होता है। ये एस्पिरेशन है। लेकिन एस्पिरेशन और एस्पिरेशन गैप में अंतर ये है कि एस्पिरेशन गैप वह चीज है कि आपने सपना तो लिया, एक चीज है, लेकिन वह सपना जो आप रीजनेबली पूरा करने लायक मानते हैं, वो सपना और आपका एक्चुअल सपना, इनमें अंतर होता है। इसको एस्पिरेशन गैप कहा जाता है। द एक्चुअल ड्रीम यू वांट टू हैव एंड द ड्रीम यू रीजनेबली कंसिडर अचीवेबल, इनके बीच का जो अंतर है, दैट इज एस्पिरेशन गैप। ये एस्पिरेशन गैप आज एक इंडस्ट्री है, इसमें आप और हम शामिल हैं। हम लोगों से कहते हैं देखिए आपका सपना होना ये चाहिए, एस्पिरेशन अभी है इस लेवल पर, चलिए हमारे पास आइए, हम आपको कुछ चीजें देंगे जिसके बाद आपका सपना यहां पहुंच जाएगा, ठीक है? कोचिंग इंडस्ट्री, मेंटरिंग इंडस्ट्री, एवरीथिंग, ठीक है? सो दिस एस्पिरेशन गैप इज आल्सो has become a product or a commodity that's being sold, that is being bought, and that's why whole industry around it is flourishing. जो चाहती है कि लोग एक ही तरह के सपने लेते रहें, उसके लिए वो हमारे पास आए, उस सपने को पूरा करने के लिए कोटा आए, राजेंद्र नगर आए और तमाम जगहों पर आए। हम उन सपनों को पूरा करने की दवाई उन्हें बेचेंगे, ठीक है? और मजेदार बात है, उसके बाद भी वो सपने उतने ही लोगों के पूरे होंगे जितनों के पहले हो रहे थे। इस साल 958 लोग सेलेक्ट हुए सिविल सर्विसेज में, कल रिजल्ट आया है 958। क्या इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने से वो 958 से 959 भी हो सकता है? नहीं, यानी कि 958 ही लोग ऐसे होंगे देश में जिनका सपना इस साल में पूरा हुआ है। और ये आउट ऑफ कितने होते हैं? वो 10 लाख के करीब लोग जो हैं वो फॉर्म भरते हैं। तो आप सोचिए 10 लाख में से 958 का सपना पूरा होगा और ये नंबर उतना ही रहने वाला है। आप जब इतनी सारी कोचिंग, मेंटरिंग, ये सब देंगे, उससे ज्यादा क्या होगा कि कोई पर्सन ए विल रिप्लेस अ पर्सन बी, दैट्स इट। 958 में उसका नाम आ जाएगा, किसी का हट जाएगा, होगा तो पूरा 958 का ही केवल। अब इसको मैक्रो पिक्चर में देखिए, क्या बाकी 10 लाख में से जो 958 छोड़ दिए, उसके बाद बचे हुए जो लगभग 10 लाख बच गए, ये जो 10 लाख हैं, इनके पास अपने सपनों का कोई हक नहीं था क्या? या उनके सपने कमतर सपने थे क्या? क्या उनके सपनों के एफर्ट्स कमतर सपने थे? नहीं थे। मैं तो बैठा हूँ, रोज लगातार इंटरव्यू लेता हूँ, जानता हूँ कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, उन लोगों का ये क्वालिटी, उन लोगों का एफर्ट, उन लोगों की लगन, उन लोगों की स्ट्रेटेजी, किसी में कोई कमी नहीं थी, बहुत सारे लोगों। उसके बावजूद नहीं हुआ। देयर कैन बी सेवरल रीजंस, बिकॉज यू कैन नॉट चेंज मैथमेटिक्स, यू कैन नॉट चेंज स्टैटिस्टिक्स ना। आंकड़े तो नहीं बदल दोगे ना। 10 लाख में से होगा 958 का ही, मतलब इस साल 958 हुआ, कल को हो सकता है वो 858 रह जाए, अगली बार 1000 हो जाए, बट फिगर विल बी अराउंड दैट। इसका मतलब क्या है कि एस्पिरेशंस जो है वो, उसका एक गैप लगातार बने रहने वाला है, अनलेस यू ब्रिंग इन डाइवर्सिटी ऑफ ड्रीम। आई बिलीव दिस नंबर शुड गो डाउन फ्रॉम 10 lakhs, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, रादर देन मेकिंग इट 20 lakhs। अभी 10 लाख में से 958 होता है, तब 20 लाख में से 958 हो, फिर आपके पास और ज्यादा गुंजाइश होगी, यू कैन डू इट, बेचने की। आपको 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं एजुकेशन सिस्टम में, तो आपके हिसाब से हमारे एजुकेशन सिस्टम के मेन फ्लॉज क्या है, मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं? आई थिंक वन इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू फाइंड, लेकिन हम लोगों ने 2 बड़ी गलतियां की हैं। जी। पहला, हम लोगों ने जो कॉलोनियल एजुकेशन स्ट्रक्चर लिया, हमने उसको ऑलमोस्ट एज इट इज, जैसा वो था वैसा ही अडॉप्ट कर लिया। हमने उसे डीकोलोनाइज नहीं किया उस पीरियड में। और दूसरा, हम लोगों ने जिसे हम हुनर कहते हैं, जिसे हम स्किल्स कहते हैं, उन्हें नज़रअंदाज किया और उसकी जगह पर हम लोगों ने वाइट कॉलर्ड जो व्यवस्थाएं थी, उनके पक्ष में सिस्टम तैयार किया। ये यानी कि जो हमारे पास कास्ट हायरार्की से आ रहा था कि सोचने वाला व्यक्ति ऊपर है, हाथ से काम करने वाला नीचे, हमने उसे भी अडॉप्ट कर लिया। और हाकिम ऊपर है और प्रजा नीचे है, ये जो कॉलोनियल सिस्टम था, इसे भी अडॉप्ट कर लिया और इन दोनों की शादी कर दी, इन दोनों को मिला दिया और उससे जो सिस्टम तैयार किया वो एजुकेशन सिस्टम था। इसने
इसके बावजूद इस सिस्टम ने पिछले 60-70 साल बहुत अच्छे से काम किया, इज इन द सेंस कि वी ग्रू एज अ नेशन। मतलब हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आज़ादी के बाद हम एक विकसित होते हुए देश बने, क्योंकि हम लोगों ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की थी और कम से कम ऐसे विजनरी ऊपर बैठे हुए थे जो इस सिस्टम को लगातार बदल रहे थे। 1960s में कोठारी कमीशन आता है, एक नई तरीके से देखना शुरू होता है। 1991 में फिर से यशपाल कमेटी आती है जो कहती है कि नहीं, लोगों को सोचना सिखाओ, लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाओ और हाथ का काम सिखाओ। बट देन अब जो सिस्टम हमारे पास एग्जिस्टिंग है, उस सिस्टम में अभी ये वाले जो लीगेसी है ये चली आ रही है। मुझे लगता है कि हमें आलोचनात्मक विवेक और हाथ से काम करने के प्रति इज्जत, इन दो चीजों को सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। यानी कि वी शुड डेमोक्रेटाइज आवर सिस्टम। इट इज पॉसिबल ओनली इफ रादर देन फ्लाइट वी फाइट। अगर आप ये सोचेंगे कि प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम ये कर सकता है, उसके पास ऐसा करने का कोई इंसेंटिव नहीं। ये केवल पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम ही कर सकता है, क्योंकि प्राइवेट फंडेड एजुकेशन सिस्टम जो होगा वह कोई ऑब्वियस सेंस में उसका तो सिस्टम चले इस बात से रहा है कि अधिकांश लोग ये सोचें कि हम बाकी लोगों से बेहतर हैं। ठीक है, हम ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसलिए हमारी गाड़ी बस, स्कूल बस जो है एयर कंडीशन होनी चाहिए, हमारे क्लासरूम एयर कंडीशन होने चाहिए, हमारे पास अंग्रेजी बोलने वाले टीचर, क्योंकि वी कैन बाय इट। जब तक आप ये सोचते रहेंगे तब तक आप ये सोचेंगे ही नहीं कि किसी को भला बस में क्यों स्कूल जाना पड़ रहा है, किसी को 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर क्यों स्कूल जाना पड़ रहा है। स्कूल एकदम नेबरहुड में क्यों नहीं है, क्योंकि दरअसल नेबरहुड में स्कूल है लेकिन वो जाने लायक नहीं। आप भी जानते हैं, आप अपने बच्चे को सुरक्षित तरीके से उस स्कूल में नहीं भेज सकते। आपको बच्चे की चिंता रहेगी, सुरक्षा की चिंता रहेगी, क्या सीखेगा इसकी चिंता रहेगी, क्लास हो रही नहीं हो रही ये चिंता रहेगी, सफाई नहीं है ये चिंता रहेगी, 50 दूसरी चिंताएं रहेगी। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। वी नीड टू एम्पावर आवर पब्लिक फंडेड एजुकेशन। और आप देखेंगे कि स्कूलों पर आप ये करते हैं, यूनिवर्सिटीज में आज भी इतनी स्थितियां खराब होने के बावजूद, फंडिंग लगातार कट होने के बावजूद, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज, IITs, AIIMS, government medical colleges, government universities are better than mostly private universities. आपको पब्लिक इस जो अभी AI इम्पैक्ट समिट हुआ, उसमें जितना बड़ा पवेलियन आपने गलगोटिया को दिया और पूरी दुनिया में बेइज्जती कराई, उससे छोटा पवेलियन सारी IITs को मिलकर दिया गया था। IITs हमारे देश की ताज हैं। आप उन पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, आप उन पर इज्जत, वो आपको इज्जत कमा के देती हैं, वो आपको यूनिवर्स पूरी दुनिया में मैन पावर सप्लाई करती हैं और तमाम तरीके से आपके देश के। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू एम्पावर दीज सिस्टम्स, नॉट जस्ट IITs बट ऑल्सो स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑफ पब्लिक। एंड प्लीज समझिए, एजुकेशन जो है वो पब्लिक गुड है, वो एक कमोडिटी नहीं है जिसके बेसिस पे आप कहें कि इसे आज आपने इतना इन्वेस्ट किया तो अगले साल आपको कितना रिटर्न मिला। ये सब काम करने के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, आप उसको थोड़ा सा जेस्टेशन पीरियड बढ़ा के दीजिए। आप कहिए कि 10 साल 20 साल हैं आपके पास, क्योंकि अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाद में आपको उसके जो रिटर्न मिलेंगे वो मल्टीपल टाइम्स होंगे। आज देखिए ना, कितने सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो एस्पायर करते हैं, वो इंतजार करते हैं कि पहले IITs के एडमिशन बंद हो जाएं, तो जो बच जाएंगे उन बच्चों को हम पिच करेंगे कि आप तो हमारे यहाँ आ जाइए। क्योंकि आज भी लोगों की फर्स्ट चॉइस तो वही है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है, जामिया है, एंड IITs हैं, NITs हैं। पब्लिक फंडेड एजुकेशन इज द की। अभी भी बची हुई है, अभी मौका पूरी तरह से निकला नहीं है हमारे हाथ से, अभी भी हम उसे और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। हमने एजुकेशन सिस्टम की बात करी, अब एजुकेशन सिस्टम का मेन जो थ्रेड है स्टूडेंट, राइट? आप इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हो, इंटरव्यूज लेते हो, आपको अगली जनरेशन की कौन सी चीज सबसे ज्यादा चिंता देती है? देखिए, हम जेन जी को डिफाइन कैसे करते हैं? जेन जी की डेफिनेशन ये है कि वो जनरेशन थी जब वो आई तो इंटरनेट था। उनको नहीं पता कि प्री इंटरनेट दुनिया क्या होती है। आपको फिर भी अनुमान है कि प्री इंटरनेट दुनिया क्या होती है। मैंने तो जी है वो दुनिया, लेकिन आज की ये वो पीढ़ी जिसको प्री इंटरनेट दुनिया नहीं पता, उनके लिए इंटरनेट एक रियलिटी है, उनकी रियलिटी का हिस्सा है, उसे हम जेन जी कहते हैं। और यहाँ मेरी थोड़ी सी चिंता वाला हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि जब आप लगातार इंटरनेट की उत्पादों को, प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे होते हैं, देयर कम्स अ सिचुएशन जिसके बाद ऐसा लगता है कि दीज प्रोडक्ट्स स्टार्ट कंज्यूमिंग यू। मेरी चिंता का हिस्सा वह वाला है जब आप
बहुत सारी इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट को क्वेश्चन करने की एबिलिटी खो देते हैं। जेन जी में कभी कभी हमें यह है आशंका दिखाई देती है, इस पीढ़ी में ये आशंका दिखाई देती है कि वे उनको जो चीजें सर्व की जा रही हैं उसको क्रिटिकली इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं। वो तय नहीं कर रहे हैं कि वो क्या कंज्यूम करेंगे क्या नहीं। एल्गोरिथम्स उनके लिए तय कर दे रही हैं कि उन्हें क्या कंज्यूम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। I've been talking against this in almost any platform available. जब भी मैं किसी यूनिवर्सिटी जाता हूँ, किसी भी, बहुत सारी, आप जानते हैं कि बहुत बार जाना पड़ता है, तो हम लोग जाते हैं तो मैं बार बार यही बात करता हूँ, प्लीज योर एजेंसी टू डिसाइड फॉर यू शुड स्टे विथ यू। एल्गोरिथम्स को तय मत करने दीजिए कि आप कहाँ खाएंगे, आप कहाँ पिएंगे, आप क्या सपने लेंगे, आप क्या पसंद करेंगे क्या ना पसंद करेंगे, क्योंकि इफ यू लुक केयरफुली यू रियलाइज द एल्गोरिथम इज डिसाइडिंग नाउअडेज। ठीक है ना? सो मच सो कि आपका रोमांटिक पार्टनर कौन होगा, आप किसे वोट डालेंगे, ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डिसाइडेड बाय एल्गोरिथम एंड द पर्सुएसिव टेक्नोलॉजी जो कि इस समय एक्शन में है। योर एजेंसी टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ शुड स्टे विथ यू। मेरी चिंता ये है कि नई पीढ़ियों में कई बार एल्गोरिथम्स के प्रेशर में, इंटरनेट एल्गोरिथम्स के प्रेशर में, सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स के प्रेशर में ये पीढ़ी फैसले करने के अपने हक को छोड़ दे रही है। अगर आप फैसले करने का हक छोड़ देंगे तो फिर ये एल्गोरिथम्स, ये प्रोडक्ट्स आपको कंज्यूम कर लेंगे, यू विल बिकम अफोर्डर टू देम। कभी कभी मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। तो मैं अपने जिस एरिया में हूँ, सपने वाले मामले में, उसमें तो लगातार दिखाई देता है। आप क्या सपने लेंगे, आपके क्या ड्रीम्स होंगे, वो रील्स और बकेट्स तय कर रहे हैं कि वो देखो उसके बकेट में ये है तो ये चीज मेरे बकेट में भी होनी चाहिए। दिस कंपैरिजन एंजाइटी, बीइंग पीपल लाइक अदर्स, बीइंग लाइक विजेंद्र चौहान, बीइंग लाइक हिमेश, ये वाली जो चीजें हैं ना, ये इस पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। राइट। तो जब आप स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करते हो कि एजेंसी टू डिसाइड आपके पास रहनी चाहिए, बहुत नेचुरल क्वेश्चन आता होगा कि इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, फोन पकड़ेंगे तो इन्फ्लुएंस आएगा, इन्फॉर्मेशन लेंगे तो साथ में ओवरलोड आएगा। कैसे इंश्योर करें कि वो एजेंसी टू डिसाइड हमारे पास रहे, जबकि हम सब चीजों को छोड़ नहीं सकते? वो उस यूजुअली आई टॉक अबाउट 3 C's, जिसका मतलब ये है कि एक तो इट शुड बी योर चॉइस। ठीक है? इसका मतलब क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंटरनेट को छोड़ दीजिए, कंज्यूम मत कीजिए, लेकिन इंटरनेट को मत तय करने दीजिए कि आप क्या कंज्यूम करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ब्राउज या स्क्रॉल करने की बजाय सर्च कीजिए। आप कीजिए ना, जो भी आपको वही, मुझे पसंद नहीं है लेकिन आपको टैटू आर्टिस्ट पसंद है, आपको टैटू आर्टिस्ट सर्च कीजिए कि मुझे टैटू आर्टिस्ट देखना है। फिर आप एक टैटू आर्टिस्ट देखिए, फिर दूसरा टैटू आर्टिस्ट सर्च कीजिए। मतलब इट्स एजेंसी शुड लाई विद यू, इट शुड बी योर चॉइस whether you'll be seeing it, watching it, consuming it or not. So that is one C which is very, very important. Right. The other C generally I talk about is that the critical thinking. जिसका मतलब ये है कि आप जो है जितनी चीजों को स्वीकार कर रहे हैं उतनी चीजों को आपके पास नकारने की गुंजाइश भी होनी चाहिए। आप उसको सर्च करें ना, आप कहें कि ये नहीं मैं देख रहा हूँ, ये मैं नहीं देखूंगा, ये मैं नहीं कंज्यूम करूंगा, मैं इस चीज में नहीं जाऊंगा। And third, I generally talk about avoiding comparison. देखिए, आपकी जिंदगी आपकी है और वो यूनिक है। उस जिंदगी की तुलना किसी भी अन्य की जिंदगी के साथ नहीं हो सकती है। आपकी जिंदगी आपके प्रिविलेजेस से बनी और आपके डेप्रिवेशन से बनी। किसी अन्य व्यक्ति के प्रिविलेजेस और डेप्रिवेशंस अलग हैं तो वो बिल्कुल अलग होगी। अपने बैकग्राउंड को, आप जिस जगह बैठे हैं उसके पीछे की तरफ देखें कि मेरी दीवार पे ये चीज दिखाई देती है, जब हिमेश का पॉडकास्ट देखते हैं कि उनकी दीवार पे ये दिखाई देता है, उसे कंपेयर मत कीजिए। डोंट डू दैट। ठीक है? ना तो लाइफ को कंपेयर कीजिए, ना बैकग्राउंड को कंपेयर कीजिए, बोथ इन फिजिकल सेंस बट आई एम सेइंग मोर इन मेटाफोरिकल सेंस। ठीक है ना? आप उसको कंपेयर मत कीजिए, इस कंपैरिजन से निकलिए। अगर आप इन केवल 3 C's को, मतलब आई एम जस्ट जेन जी की समझ में आए इसलिए मैं उसको सूत्रों में कह रहा हूं, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि आप इस पर खूब विचार करें, अपने खुद सिद्धांत निकालें। लेकिन प्लीज कीप योर, इट इज सो क्रूशियल फॉर विजेंद्र चौहान कि मेरी जो आने वाली पीढ़ी है वो तय कर रही है अपनी जिंदगी को, उनके लिए कोई और नहीं तय कर रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम है, प्लीज रियलाइज इट, these algorithms are beyond our controls. These are beyond the control of this society. These are beyond the control of this government. Somebody else is deciding these algorithms.
अगर somebody else gonna decide कि आपको क्या पसंद आना चाहिए, क्या नहीं पसंद आना चाहिए, तो वो एक दिन ये भी डिसाइड कर सकता है कि आपको देश भी पसंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आपको परिवार भी पसंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आपको और तमाम चीजें पसंद आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए. They can make you hate your own nation. They can make you hate yourself. And algorithms have become that powerful nowadays. And unfortunately, our control on these algorithms is minimal. We are just we are the ones who are consuming as per the algorithms rather than deciding कि algorithms को क्या करना चाहिए. और जिनके हाथ में हैं, वो सब तो abstain वाले हैं. उनके पास कोई morals नहीं है. वो नहीं तय, वो आपके हित के लिए तय नहीं करेंगे. जिनके कंट्रोल में एल्गोरिथम्स हैं, दे आर एब्स्टेंट पीपल्स. दे वोंट डिसाइड द बेटर, दे विल डिसाइड व्हाट इज यूजफुल टू देम. राइट. एंड हेंस योर एजेंसी टू डिसाइड योर लाइफ, ऑल एवरीथिंग. मतलब आज तो लोग अपने रोमांटिक पार्टनर्स भी एल्गोरिथम से तय कर रहे हैं ना. एल्गोरिथम उसके सामने फेंक रही है कि तुम्हारे लिए ये ज्यादा बेहतर होगा. एंड दे एंड अप एक्सेप्टिंग इट. और एंड एवरीथिंग एल्स दैट इंक्लूड्स whom you will vote. ये हमने एक चिंता डिस्कस करी जेनजी की. जेनजी को लेके क्या सबसे ज्यादा आपको एक्साइट करता है व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर ऑफ इंडिया, और इस जनरेशन को देख के कौन सी चीज आपको बहुत एक्साइटिंग लगती है? There's several things. अगर आप ध्यान से देखें तो जिस फाइट एंड फ्लाइट के बारे में मैंने बात की थी, आप पाएंगे कि आप जेनजी पर 50 आरोप लगा दें, लेकिन आप उस पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि वो फाइट करता नहीं. एंड दैट्स द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर मी. मेरी जनरेशन के लोगों को मोबिलाइज करना पड़ता था बहुत ताकत लगा के कि भैया कुछ अन्याय हो रहा है, वहां पर जाओ लड़ो. आजकल की जनरेशन अगर आप देखेंगे तो पेट राइट्स से लेके एनवायरमेंटल राइट्स तक, दे आर ऑन द एज ऑफ इट. दे रियलाइज दैट इट इज देयर. ऐसा नहीं कि वो नहीं है. और देश, कंट्री आफ्टर कंट्री, यू सी दैट Gen Z revolutions happening. इसका मतलब दैट इज द बिगेस्ट होप आई हैव. आई नो दैट इट कैन बी अनगाइडेड मिसाइल. आई अंडरस्टैंड दैट इट विल नीड अ लीडरशिप. I understand that you cannot just keep quiet कि भाई वो हो रहे हैं तो उसका मतलब वो हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा. But then energy is there, and this energy is something, and this is a generation which is not easily satisfied, which is again a positive. Hunger है इसके पास, भूख है. ये वाली भूख है कि ये भी हासिल कर सकता हूँ, वो भी हासिल कर सकता हूँ. And also जो हमारे समय की कई स्टेल वैल्यूज थी, उसके लिए इनके मन में बहुत इज्जत नहीं है. जैसे हमारे समय में बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू थी स्टेबिलिटी, एक सिंगल लाइफ लॉन्ग करियर. आज की जनरेशन में थैंकफुली ये उनकी कैद नहीं है. इट्स नॉट दैट दे डोंट लाइक करियर्स, दे लाइक करियर्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो करियर को अपनी जेल बना लेते हैं. दे आर विलिंग टू एक्सपेरिमेंट, दे आर विलिंग टू चेंज करियर्स, दे आर विलिंग टू मूव फ्रॉम A to B. दैट इज वन थिंग विच इज रियली गुड. ऑल्सो बाकी लोग इस बात को नफरत से कहते हैं, बुरी तरीके से कहते हैं. मैं इसको बहुत प्यार से, मोहब्बत से कहता हूँ कि वो जो परिवार और दूसरे स्ट्रक्चर्स थे जो हमारे यहाँ बहुत बांधने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, इनका कम असर जेनजी पर होता है लेकिन कम होता है. मतलब वो उस तरीके से बंधे नहीं पड़े हैं कि परिवार ही सब कुछ तय करेगा कि उनकी जिंदगी क्या है. वो कहते हैं ठीक है आपने किया, वी आर ग्रेटफुल टू दैट. समटाइम वो ग्रेटफुल भी नहीं होते, लेकिन वी हैव आवर ओन लाइफ. So which is again a positive. I mean, to me it is positive. I understand मेरी पीढ़ी के तमाम लोग इस बात की शिकायत करते हैं, लेकिन ये इसका मतलब जब आपको चीजें कम बांधती हैं, तब आपकी उड़ान की गुंजाइश थोड़ी ज्यादा होती है. आई थिंक आई एग्री, पॉजिटिव ज्यादा है. ऑफ कोर्स थोड़ा नेगेटिव जुड़ जाता है. अगर मैं ये एग्जांपल लूं कि पहले जमाने में फीमेल्स, अगर मैं अपने पेरेंट्स के जनरेशन की एग्जांपल लूं, तो फीमेल्स ऑप्रेस होते रहते थे, पर ये सवाल नहीं आता था कि इस बंदे को छोड़ना है. हर तरह का जुल्म सह लेंगे पर इस बंदे के साथ रहेंगे. अब वो स्टैंड लेते हैं कि ऐसे कैसे भाई, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, आई एम ऑल्सो इक्वल. नेगेटिव सिर्फ ये है कि कई बार वो चीज ये हो जाती है कि जो पेशेंस दोनों की तरफ से चाहिए, ऑपरेशन में तो ऑफ कोर्स कोई पेशेंस नहीं चाहिए, वन शुड स्टैंड. बट जब झगड़ा होता है और वहां पे पेशेंस की जगह अपना अपना स्टैंड लो, बिकॉज डाइवोर्स अब टैबू नहीं है, तो ठीक है होने दो. वो देन फ्लक्स में जब फ्लूइड सिचुएशन होती है तब ऐसे फेजेस आते हैं, एंड देन उसके बाद फिर से चीजें इंप्रूव होती है, एक नया इक्विलिब्रियम आता है. इस पॉडकास्ट से आपकी टॉप लर्निंग क्या रही, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना. और किन गेस्ट को आप हमारे पॉडकास्ट पे देखना चाहते हो वो भी जरूर बताना. मैं पिछले कई सालों से एक ही मिशन में हूँ कि आपकी लाइफ को और बेटर बना सके, आपको फॉरवर्ड मूव करने में हम हेल्प कर सके. उसी रिलेटेड वीडियोस, रील्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और पॉडकास्ट हम करते रहेंगे. और अगर आप अपने थॉट्स को रियलिटी में बदलना चाहते हो, अपने कंफ्यूजन्स को क्लैरिटी में बदलना चाहते हो, अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को एक्शन में बदलना चाहते हो और अपने फियर को कॉन्फिडेंस में बदलना चाहते हो,
तो आप मेरी बुक द मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट पढ़ सकते हो। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, Amazon पे भी मिल जाएगी और बुक स्टोर्स में भी मिल जाएगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।